नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि कहां हजारों गरीबों को बांटे गए कंबल, कहां ओएलएक्स से ठगी करने वाला ठग हुआ गिरफ्तार और कहां चौकीदार गंभीर रूप से हुआ घायल। इन सभी खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा, तो आइए शुरू करते हैं जिलेवार खबरों का सिलसिला। अयोध्या जनपद में क्षेत्र के प्रसिद्ध समाजसेवी राजन पांडे ने शुक्रवार को अपने शिवनाथपुर स्थित आवास पर समारोह पूर्वक हजारों गरीबों असहायों को कंबल वितरित किए। इस अवसर पर भोज का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जनपद के आधा दर्जन से अधिक भोजपुरी गायकों ने भी लोगों का खूब मनोरंजन कराया। कंबल वितरण कार्यक्रम में भारी संख्या में लोग मौजूद रहे, जहां सभी को संबोधित करते हुए समाजसेवी राजन पांडे ने कहा कि प्रतिवर्ष की भांति कंबल वितरण का आयोजन किया जा रहा है। एक पखवाड़े पूर्व से ही जनपद के विभिन्न स्थानों के गरीब वंचित असहाय लोगों को चिन्हित कर 10,000 टोकन बांटे गए थे। उन्होंने कहा कि समाज सेवा का यह सिलसिला थमने वाला नहीं है। उनके तीनों बेटे समाज सेवा के लिए संकल्पित हैं। दैवीय आपदाओं में पीड़ित लोगों की भी लगातार सहायता पहुंचाई जाएगी। अयोध्या से सी न्यूज संवाददाता सुनील तिवारी की रिपोर्ट। भरतपुर की जुरहरा थाना पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है, जो सेक्सटॉर्शन और ओएलएक्स के जरिए लोगों को फंसाता है। ठग के पास 4 मोबाइल 10 सिम मिले हैं। जब सिम और मोबाइल को चेक किया गया तो उसमें सेक्सटॉर्शन से ठगी की चैट, ओएलएक्स से ठगी की चैट, न्यूड लड़कियों के वीडियो मिले हैं। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। आज दिनांक 17/12/21 को जरिए मुख्य सूचना मिली थी कि गामड़ी से एक व्यक्ति कुछ सिमें और मोबाइल लेकर फ्रॉडगिरी करने के लिए जा रहा है। इस सूचना पर मैंने SHO व जाब्ते को लेकर यहाँ से रवाना हुआ। सोनोपुर गांव से आगे पुलिया के पास एक व्यक्ति पैदल आता हुआ दिखाई दिया, जो पुलिस को देखकर जीप को भागने लगा। जिसको पकड़ा, वह चेक किया तो उसके पास 4 मोबाइल, चारों मोबाइलों में 5 सिम थी। वो 5 सिम उसके पास अलग से थी। जिनके बारे में पूछा तो उसने बताया कि ये तो सभी फर्जी एड्रेस की सिमें हैं और फर्जी एड्रेस से मोबाइल हैं। इनसे हम ठगी का और ये धंधा करते हैं। और उससे जब गेंजा से पूछ की तो उसने बताया कि पहले भी मैं मोबाइल चोरी में कानपुर में और लोगों के साथ पकड़ा गया था, और 1-2 बार मैं मोटरसाइकिल चोरी में भी पकड़ा गया हूँ, और फ्रॉडगिरी से भी मैंने 1-1.5 लाख रुपये अब तक कमा लिए हैं। जब उसके खिलाफ जुर्म प्रमाण पाए जाने पर उसको मौके पर ही गिरफ्तार किया और सिम मोबाइल को जब्त किया गया। अनुसंधान जारी है और जो भी तथ्य सामने आएंगे बताएं। भरतपुर से सी न्यूज संवाददाता अमित यादव की रिपोर्ट। ये तस्वीरें हैं राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 48 के दिल्ली जयपुर कोटपुतली से गुरुग्राम की ओर जा रहे एक डंपर चालक ने बीच सड़क पर खड़े एक अन्य डंपर को टक्कर मार दी, जिसमें टक्कर मारने का चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। टक्कर मारने वाले घायल डंपर चालक और डंपर मालिक ने विभाग के अधिकारियों पर आरोप लगाया कि विभागीय अधिकारी सड़क की फर्स्ट लेन में डंपर को बीच सड़क में रुकवाकर चेकिंग कर रहे थे और विजिबिलिटी कम होने से खड़ा डंपर दिखाई नहीं दिया और हादसा हो गया। अगर डंपर को सर्विस लेन में खड़ा करवा कर चेक किया जाता तो हादसा नहीं होता, लेकिन विभाग ने अपनी गलती मानने के बजाय उल्टे इसी पर ही केस कर दिया। तुम्हारा साहब, हमारा नाम आदेश कुमार सनोप नरेश चंद। आदेश, ये कैसे हादसा हुआ? सर, कोटपुतली से गुड़गांव की तरफ भर के आ रहे थे और कापड़ीवास हीरो होंडा क्रॉस करके कापड़ीवास के पास में एक गाड़ी मेरे बराबर में चल रही थी, एक सामने गाड़ी चल रही थी और सुबह 4:10 का टाइम था। धुंध सी पड़ रही थी हल्की सी। तो एक RTO की गाड़ी ने आगे एक सामने वाली गाड़ी को रुकवा रखा था और मेरे आगे जो चल रही थी वो एकदम बाएं क्रॉस करके निकल गई गाड़ी। और मेरे को वो गाड़ी जब तक दिखी तब तक गाड़ी ने ब्रेक लेने की कोशिश की, लेकिन ब्रेक न लगने के कारण गाड़ी उसमें लग गई। किस चीज़ को चोट आई? तुम्हें कैसे चोट लगी? ये सर में साथ चोट लगी है। और बताया जा रहा है कि RTO डिपार्टमेंट के भी एक बंदे को चोट लगी, वो किसकी गलती थी? नहीं सर, किसी के नहीं लगी है सर। उनमें से किसी को भी नहीं, कोई नहीं, झूठ बोले। फर्स्ट एड वगैरह नहीं दिया? नहीं, मैं साहब, हमारे सेठ जी जब आए हैं, जब हमें ले गए हैं यहाँ, हम यहीं पड़े रहे। किसकी गलती मानते हैं आप? अब साहब, RTO विभाग की गलती है, जो फर्स्ट लाइन में गाड़ी रुकवा रखी है
अगर उन्हें रुकवानी थी तो बाएं साइड खड़ी करवानी थी साहब गाड़ी, और वो पत्थर से भरी हुई फुल गाड़ी भरी थी। ओवरलोड गाड़ी हाँ थी। ओवरलोड गाड़ी थी सर। सर आप इस गाड़ी के मालिक हैं, कैसे दुर्घटना हुई? मैं इस गाड़ी का मालिक हूँ। मेरी गाड़ी कोटपुतली से रोड़ी लेकर अपने गुड़गांव आ रही थी। जब गाड़ी कापड़ीवास के नज़दीक पहुँची तो इसके अगल बगल में भी गाड़ियाँ चल रही थी और आगे इसके एक गाड़ी चल रही थी। आरटीओ डिपार्टमेंट रेवाड़ी की गाड़ी ने आकर इमरजेंसी उस गाड़ी का आगे ब्रेक लेकर उस गाड़ी को रुकवा दिया। आरटीओ डिपार्टमेंट की लापरवाही के कारण, सही दिशा में गाड़ी ना रुकवाने के कारण हमारी गाड़ी उस गाड़ी के पीछे जा टकराई और काफ़ी नुकसान हो गया। मेरा तो मानना ये है कि ऐसे अधिकारियों के खिलाफ़ भी कार्रवाई की जाए जो गाड़ियों को सही दिशा में नहीं रुकवाते और आए दिन इनकी वजह से दुर्घटनाएं होती है। नुकसान होता है, एक्सीडेंट होता है। हमारा ड्राइवर बड़ी गंभीर रूप से घायल था। जैसे ही ये हादसा हुआ अपनी गाड़ी को लेकर भाग गए और हमारे ड्राइवर को फर्स्ट एड वगैरह भी नहीं दिलाई। वो जैसे ही गाड़ी से निकले बेहोश हो गया। मैं 5 बजे के करीब पहुंचा हूं, जबकि ये हादसा हुआ था करीब 4:10 के आसपास। 5 बजे मैं पहुंचा हूं जब मैंने आकर उनको फर्स्ट एड दिलाई। तो कुल मिला के पूरी दुर्घटना के अंदर विभाग की लापरवाही सामने आ रही है। हाँ जी, सरासर विभाग की लापरवाही है। न सही दिशा में ट्रक को रुकवाया होता और ना ये हादसा होता सर। कापड़ीवास गांव के मेन रोड के ऊपर हाँ जी। हाईवे नंबर 48 पर जो 2 डंपर्स की टक्कर हुई आपस में, क्या था पूरा? ये ऐसा है कि ये जो हमारे आरटीए स्टाफ रिवाड़ी ने एक डंपर को आते हुए देखा, उसे रोकने का इशारा किया तो उसने वो ड्राइवर अपने डंपर को बंद करके और वहाँ से भाग गया। तो इतने में पीछे से एक वो गाड़ी वाला आया और उसने सीधी पीछे से उस डंपर को टक्कर मार दी और जिससे हमारा एक मुलाजिम उसकी चपेट में आ गया, जो कि सीरियसली कंडीशन में, जिसको हमने अस्पताल में एडमिट कराया था। लेकिन सर जिस डंपर ने टक्कर मारी उसके मालिक और चालक ये कह रहे हैं कि स्टाफ जो है वो बीच सड़क में फर्स्ट लेन के अंदर चेकिंग कर रहा था और गाड़ी नहीं दिखाई दी, धुंध थी, तो तब ये एक्सीडेंट हुआ। नहीं जी, ये गलत है। इसमें से हमने उसको इशारा किया दूर से साइड में लगने के लिए और वो एकदम से गाड़ी को बंद करके वहाँ से भाग गया ड्राइवर। तो इसमें आप किसकी गलती मानते हैं? ये इसमें जिसने जो टक्कर मारी है उसकी ही गलती है, क्योंकि विजिबिलिटी इतनी पुअर नहीं थी कि वो नज़र ना आए। आपके जो कर्मचारी हैं उनकी क्या कंडीशन? वो अभी सीरियस कंडीशन में हॉस्पिटल में हैं। हरियाणा से सी न्यूज संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। प्रयागराज के करछना थाना क्षेत्र के ग्राम सभा हथरसरा के मजरा ताला में श्याम सुंदर उर्फ छोटू आदिवासी उम्र 22 वर्ष पुत्र भाईलाल उर्फ मुंडे आदिवासी को अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। वहीं राहगीरों ने देखा तो हड़कंप मच गया। घटना के बाद जानकारी होने पर आसपास के लोगों के हल्ला मचाने पर जब जानकारी हुई, जिसके बाद थाना प्रभारी करछना को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस श्याम सुंदर अपनी बहनों को बुलाने हरदिहा गांव गया हुआ था, जहां साथ में लेकर लगभग 6 बजे के आसपास घर जा रहा था, जिसके बाद लगभग 7:30 के आसपास घर से 100 मीटर की दूरी पर उसको गोली मार दी गई। थाना करछना पर एक सूचना प्राप्त हुई थी कि हथसरा गांव के एक व्यक्ति जिसकी उम्र करीब 22 वर्ष है, श्याम सुंदर, इसकी डेड बॉडी अपने घर के पास में ही एक खेत में मिली है। तत्काल इस सूचना पर थाना करछना पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचा गया तथा बॉडी को अपने कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया। प्रारंभिक पूछताछ में जो बात पता चली वो ये है कि इस व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति द्वारा पीठ में गोली मार दी गई थी, जिस कारण से इसकी मृत्यु हो गई है। और अभी तक की जो प्रारंभिक पूछताछ घर वालों से तथा आस पड़ोस के लोगों से हुई है, उससे ये प्रतीत होता है कि किसी आपसी अनबन के कारण से किसी गांव के ही किसी करीबी व्यक्ति और जो मृतक है उसके किसी करीबी व्यक्ति ने ही इस घटना को अंजाम दिया है। इस घटना के सफल अनावरण के लिए क्षेत्राधिकारी करछना के निर्देशन में 3 टीमें गठित की गई हैं। बहुत जल्द इस घटना का सफल अनावरण कर लिया जाएगा। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। प्रयागराज जिले के करछना विकासखंड परिसर में अमृत महोत्सव का आयोजन किया गया। इस मौके पर आजादी के 75वें वर्षगांठ पर तिरंगा यात्रा निकाली गई और शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई है। इस मौके पर ब्लॉक परिसर में भारी संख्या में महिलाओं के साथ लोग मौजूद रहे।
आज़ादी के आज 75 वर्ष पूरे होने पर ये अमृत महोत्सव का महोत्सव हमारे आंगन में ये उल्लास के क्षण हैं और अच्छा लगता है। कलम वाकई में कलम का बहुत बड़ा दायित्व है, कलम की बहुत बड़ी भूमिका है। अधिकारियों के लिए भी कलम को भूलना नहीं और ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा आपका परिचय जानना चाहेंगे, परिचय आपका जानना चाहेंगे। मैं रत्नाकर तनहा शक्ति जो है यही हमारे देश का आधार है। कोई भी जो भी इस पूरे विश्व में हुआ है बिना माँ के गर्भ से कोई आ नहीं सका है। इसलिए जब हमारा ये 75वां आज़ादी का वर्ष मना रहे हैं तब इनकी जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा बनती है कि अपने परिवार में कैसे देशभक्ति का वातावरण निर्मित करेंगे और कैसे इस देश को आगे ले जाने में अपनी सहभागिता दर्ज कराएंगे। इसलिए मातृशक्ति का इतनी संख्या में होना ये बहुत शुभ संकेत है देश के लिए, क्योंकि इससे पहले जो ये हमें आज़ादी का 75वां वर्ष जो मना रहे हैं ये केवल इसलिए नहीं है कि हमें 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं, कि देश में एक राष्ट्रीय चेतना जगाने के उद्देश्य से इसका आयोजन किया जा रहा है। और कई ऐसे क्रांतिकारी, जब हम जानते हैं कि अगर एक आंकड़े तक जाए तो 7 लाख क्रांतिकारियों के साथ में हमने इस देश की आज़ादी को पाया है और हमने इतिहास में केवल एक ही गीत पढ़ा है कि दे दी हमें आज़ादी बिना खटक बिना ढाल। तो ये जो एक वातावरण है, इस वातावरण को बदलने के लिए और जो सही इतिहास देश को बताया जाना चाहिए, मैं इतना कहना चाहता हूँ कि इतिहास में दबे हुए हैं इतने सवाल, अब तक आई ना जवाब की कहानियाँ, सागर से ज़्यादा हैं तालाब की कहानियाँ व चेहरे से ज़्यादा है नकाब की कहानियाँ, जुगनू पे छापी हैं किताब की कहानियाँ व हमसे छिपा ली आफ्ताब की कहानियाँ, और कोट पे गुलाब की कहानियाँ सुना करके देश से मिटा दी इंकलाब की कहानियाँ। जो इंकलाब की कहानियाँ मिटाई गई हैं उनको फिर से स्थापित करने के लिए यह आज़ादी का अमृत महोत्सव हो रहा है। बस इतना कहना चाहता हूँ कि कहाँ से कितने लोग शहीद हुए हैं। हमारे आदिवासियों ने जो बलिदान दिया है, हमारे अन्य समाज के लोगों ने जो बलिदान दिया है, वो केवल एक परिवार तक सीमित होकर के रह गया था। उस आज़ादी के नायकों को नमन करने के लिए यह जो आयोजन है या प्रधानमंत्री जी की तरफ से जो चलाया गया बहुत प्रशंसनीय है और अनुकरणीय है। बहुत बहुत आभार आपका परिचय जानना। मैं कमल आग्ने लखनऊ से वेदर्स का कवि हूँ और आज के इस कार्यक्रम में अपनी सहभागिता देने के लिए मैं 70 वर्ष पूर्ण होने पर उन पुण्य हुतात्माओं को, शहीदों को पूजने का अनुष्ठान, जिन्हें आज़ादी के बाद ना व्यापक सम्मान मिला, ना पहचान मिली, ना यशगान मिला जी, उन पुण्य हुतात्माओं को, शहीदों को, वीर पुत्रों को पूजने का अनुष्ठान माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर पूरे देश में चल रहा है। हम आज़ादी का 75 वर्ष मना रहे हैं। 7 लाख से ज़्यादा लोगों की कुर्बानियाँ हैं और 70 लोगों के भी गिने चुने नाम देश के पटल पर नहीं रहते। उन सबको गाँव-गाँव के वो क्रांतिवीर, वो पूज जिन्होंने देश की आज़ादी की लड़ाई में अपना सर्वस्व लाठियां खाई हैं, जेल गए हैं, यातनाएं सही हैं, परिवारों को खोया है, घर मकानों को दहवाया है, ऐसे लोगों को पूजने का, उनके प्रति समाज के द्वारा कृतज्ञता व्यक्त करने का अनुष्ठान आज हम सबके बीच में हो रहा है। इसमें मातृशक्ति की भागीदारी, युवा शक्ति की भागीदारी, वरिष्ठ जनों की भागीदारी और समाज की हर जाति धर्म के लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने जा रहे हैं। सभी लोगों की उपस्थिति से सब लोग मिलकर के अपने शहीदों के प्रति, क्रांतिवीरों के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने का कार्य कर रहे हैं। इस दौरान हमारे जो CDS श्री बिपिन रावत जी सहित 14 शहीदों का, जो सैनिकों का जो निधन हुआ है, उनके प्रति भी श्रद्धांजलि दी जा रही है और सामूहिक वंदे मातरम गायन के माध्यम से एक ऐसा भाव उनके अंदर देशभक्ति की, आज़ादी का जब 100वां वर्ष होगा तो हमारा हिंदुस्तान कैसा हम बनाए, उस संकल्प के लिए अनुष्ठान हो रहे हैं। पूरे देश भर में हो रहे हैं, प्रयागराज में भी हो रहे हैं, करछना में। आपका परिचय जानना। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। बदायूं जिले के नगर वजीरगंज ब्लॉक परिसर में कृषि विभाग की तरफ से एक किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया। आयोजन किसानों की आय दोगुनी करने के लिए क्षेत्र के सभी किसानों ने प्रधानमंत्री का टीवी पर लाइव स्ट्रीम देखा। इसी मौके पर कृषि विभाग के सभी अधिकारी ब्लॉक परिसर में मौजूद रहे। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता चंद्रकांत की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी दतिया के युवा नेता एवं मध्य प्रदेश शासन के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के भतीजे डॉक्टर विवेक मिश्रा दतिया पहुंचे। दतिया पहुंचकर बीजेपी कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर दतिया जिला चिकित्सालय पहुंचे, स्वास्थ्य सुविधाओं की जानकारी ली एवं जनता के बीच जाकर जरूरतमंदों को गर्म कंबल बांटे हैं। जिसके बाद दतिया स्थित मूक बाधिर विद्यालय पहुंचकर स्वर्गीय देवेंद्र चौधरी की 11वीं पुष्प तिथि
जिसके बाद दतिया स्थित मुकबाधिर विद्यालय पहुंचकर स्वर्गीय देवेंद्र चौधरी की 11वीं पुण्यतिथि पर असहाय एवं गरीब लोगों को भोजन कराकर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान युवा नेता डॉक्टर विवेक मिश्रा के साथ बीजेपी वरिष्ठ कार्यकर्ता अतुल भूरे चौधरी के साथ साथ बीजेपी पार्टी के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आपको बता दें कि गृह मंत्री के साथ साथ उनके परिवार के लोग भी लगातार जनता के बीच जन समस्याओं के समाधान एवं दतिया की जनता के विकास के लिए प्रयासरत बने रहे हैं। दतिया से सी न्यूज संवाददाता नितिन दांतरे की रिपोर्ट। 16 दिसंबर दतिया मेडिकल कॉलेज के लिए खास एवं महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि ग्वालियर के प्रसिद्ध चिकित्सा प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश उदेनिया के द्वारा मेडिकल कॉलेज दतिया के नवीन अधिष्ठाता के रूप में पद प्रभार संभाला है। इस दौरान डॉक्टर उदेनिया ने मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि उनका मुख्य उद्देश्य मेडिकल कॉलेज दतिया में 750 बिस्तरों का नवीन अलग से अस्पताल खोलना है एवं चिकित्सकों की कमी को पूर्ण करना है। कार्यभार ग्रहण करने के बाद महाविद्यालय नवीन ओपीडी एवं कोविड वार्ड का भी मुआयना किया है। चिकित्सा के क्षेत्र में दतिया में न्यूरोलॉजी सूरो स्पेशलिस्ट ओपीडी चालू करवाने की बात कही। इस दौरान सुपर रेजिडेंट डॉक्टर अर्जुन सिंह, डॉक्टर श्वेता यादव, डॉक्टर सचिन यादव समेत कई लोग उपस्थित रहे। मैंने देखा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बहुत अच्छा है और जो भी हमारे फैकल्टी मेंबर हैं वो भी उनका सहयोग मेरे को बहुत अच्छा मिला। आज व्यवहार भी बहुत अच्छा रहा है। अब अभी तो पॉजिटिव चीज़ें ही मेरे को देखने को मिली हैं। नेगेटिव चीज़ें अगर जो भी सामने हैं मेरे पे सबसे बड़ी कि हमारा मेडिकल कॉलेज का एक अस्पताल खुद का होना चाहिए, जो शायद ऑलरेडी इन लोगों ने काम किया हुआ है। 750 बेड का राइस गौर साहब भी करके गए हैं। तो 750 बेड का अस्पताल का मेरा उद्देश्य सबसे पहले होगा कि मैं शासन के सामने रखूं, मंत्री जी के सामने रखूं और 750 बेड का अपना खुद का अस्पताल मेडिकल कॉलेज का खोलूं। ये मेरा प्राथमिक उद्देश्य है। सर, कोविड की जो तीसरी लहर को लेकर वैसे तो सारी तैयारियां मेडिकल कॉलेज द्वारा की गई हैं, लेकिन इसके बारे में और कुछ क्या कहना है सर आपका? क्या गतिविधि रहेंगी आपकी? नहीं, अभी तो सिर्फ आशंका है, अपना जीरो रिपोर्टिंग हो रहा है। बाकी भविष्य की तैयारी की जो योजना बनी हुई है वो उस पर हम कार्य कर रहे हैं, जैसे भी हमें निर्देश दिए जा रहे हैं। अब स्टूडेंट के लिए और डॉक्टर के लिए आपका क्या संदेश रहेगा? स्टूडेंट्स हमारे अभी आके मिले हैं, उन्होंने एक दो चीज़ें बोली, हमने उनको तत्काल स्वीकार कर लिया है और उन्होंने लाइब्रेरी की कुछ चीज़ें बताई थी, वो हमने टाइम बढ़ा दिया है उनका लाइब्रेरी में बैठने का। दूसरा, मैंने अभी स्पोर्ट्स ग्राउंड के लिए उनको बोला है, इसमें डॉक्टर आशीष मौर्या को तत्काल निर्देश दिए हैं कि जैसे ना जल्दी हो सके बच्चों के लिए स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स तैयार किया जाए। और आपके जो सहयोगी डॉक्टर हैं इनके लिए क्या आपका संदेश रहेगा? मेरे को बहुत पॉजिटिव रिस्पांस दिया है मेरी टीम ने और ये सब मेरे परिवार के हिस्से हैं। छोटा परिवार है, इसको बड़ा परिवार करना है, बस। थैंक यू। दतिया से सी न्यूज संवाददाता नितिन दांतरे की रिपोर्ट। मऊ मोहम्मदाबाद गोना तहसील क्षेत्र के ग्राम सभा ब्राह्मणपुरा उत्तर के कोटेदार के खिलाफ सैकड़ों कार्ड धारकों ने मोहम्मदाबाद गोना तहसील सभागार में चल रहे समाधान दिवस पर डीएम को घटतौली एवं कोटेदार द्वारा लाभार्थियों के साथ दुर्व्यवहार हुआ है। 5 महीने से राशन न देने के संबंध में विशाल धरना प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन दिया गया, जिसमें मौजूद ग्राम प्रधान सहित सैकड़ों कार्ड धारकों को यह आश्वासन दिया गया है कि एसडीएम मोहम्मदाबाद गोना द्वारा कड़ी कार्रवाई करने का दिशा निर्देश दिया गया है। मऊ से सी न्यूज संवाददाता सूर्य प्रताप की रिपोर्ट। खबर पन्ना से है, जहां पुलिस अधीक्षक धर्मराज मीना व एसडीओपी अजयगढ़ बलराम सिंह परिहार के मार्गदर्शन में 15 दिसंबर को फरियादिया सुनैना लोध पति जमुना प्रसाद लोध उम्र 45 साल निवासी इचौलिया थाना धर्मपुर ने रिपोर्ट किया था कि उनका नाबालिग लड़का ने लोध पिता जमुना प्रसाद लोध उम्र 14 साल निवासी इचौलिया को मंदबुद्धि का बोल भी अच्छे से नहीं पता है। सोमवार को वह गेहूं लेने राजापुर गए हुए थे। जब लौट कर आई और घर में देखा तो लड़का नहीं मिला, जो चौकी खोरा में रिपोर्ट दर्ज की गई थी। रिपोर्ट पर थाना धामपुर में कायम भी की गई थी एवं नाबालिग लड़के की तलाश की गई, जो अपहृत बालक नरैनी बॉर्डर पर नदी किनारे घूमता मिला, जिसे दस्तयाब किया गया है। देखने से नाबालिग लड़का बहुत भूखा लग रहा था और गंदे कपड़े पहना था, जिसे थाना प्रभारी सुधीर बेगी द्वारा तत्काल खाना खिलाया गया। उसे नए कपड़े दिलाकर मां को सुपुर्द कर दिया गया। कल दिनांक 15/12/2021 को फरियादी श्रीमती सुनैना लोध पति जमुना लोध निवासी चौलिया ने चौकी खोरा में आकर रिपोर्ट किया था कि उसका नाबालिग लड़का जो जिसकी उम्र करीब 14 साल है, मंद बुद्धि का है, बोल नहीं पाता है, अच्छे से उत्तर भी नहीं दे पाता है, करीब सोमवार से लापता है।
जिस पर थाना धर्मपुर में अपराध क्रमांक 296/21 धारा 363 पंजीबद्ध किया गया था और तत्काल ही वरिष्ठ अधिकारी को अवगत कराकर उनके मार्गनिर्देशन में तत्काल ही पुलिस ने कठिन परिश्रम करके आज दिनांक 16/12/21 को अपहृत बालक जिसकी उम्र 14 साल है को दस्तयाब किया है और दस्तयाब करने के बाद उस लड़का भूखा था जिसे खाना खिलाया गया, कपड़े भी गंदे थे और पुलिस द्वारा कपड़े भी उपलब्ध कराए गए हैं और उनके माता पिता को बुलाकर सुपुर्द कर दिया गया है और वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। पन्ना से सी न्यूज़ संवाददाता सौरभ की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।